हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम कर ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये फाइनल रिवीजन है और ये है आपके यूपी टीजीटी की होम साइंस की यूनिट नंबर 6, मतलब लास्ट यूनिट, जिसे आप बोलते हैं प्रसार शिक्षा, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। तो ये बस लास्ट यूनिट है, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, सरसरी नजर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें कुछ हैं जो कि आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस ये लास्ट रिवीजन हो जाएगा हमारा, और आप ये देख लीजिए यूपी टीजीटी का आपका यूनिट वाइज जो 6 यूनिट्स हैं वो सारी मैंने रिवाइज करा दी हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, और बहुत शॉर्ट में रिवाइज कराएंगे, बस आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमने कितना पढ़ा है, एटलीस्ट हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर प्रसार शिक्षा वाला भी फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपका जो टॉपिक है वो है होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। देखिए, प्रसार शिक्षा तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रसार शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा का प्रसार करना है, लेकिन हम होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ना है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। तो गृह विज्ञान तो आपको पता है गृह और विज्ञान शब्द से बना है, ठीक है, जहाँ परिवार रहता है, जहाँ आपके विज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों का नियमों का यूज किया जाता है, उन दोनों को जोड़ के आपका होम साइंस बनता है। अब इसका प्रसार करना मतलब इसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों की जो है ज़रूरतों को पूरा करना, वो आपका कहलाता है प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, जिसमें आप मीडिया का यूज़ करते हैं और कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, और क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं किस चीज़ का, गृह विज्ञान की शिक्षा का। तो वो हो गया होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन का मतलब ही है प्रसार करना, प्रसार करना मतलब बढ़ाना, फैलाना, दूर दूर तक, जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना। तो मीनिंग तो क्लियर है होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन का। अब इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट हैं, वो आपको याद रखनी है। हम होम साइंस की बात करेंगे, होम साइंस के इतिहास के बारे में बात करेंगे, उसके विकास के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो डेवलप हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जो है आपको 1780 में पढ़ लेना है। 1780 लिखा हुआ है। 1780 में जो है आपके CRV थॉमसन जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो है आपके मतलब जो इतिहास जो आपका लिखित है वो मैं बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, जो वर्क सिंप्लीफिकेशन में था, इन्होंने रसोई घर में बहुत सारे मॉडल्स यूज करे, जैसे चूल्हा यूज करा, भोजन को, फूड को गर्म करने का एक इन्होंने इक्विपमेंट यूज करा, उसको पकाने के इक्विपमेंट यूज करे, परोसने के इन्होंने ऐसे बर्तनों का आविष्कार यूज करा। और मतलब इससे फिर क्या हुआ, बहुत सारे मेथड्स जन्मे कि डिफरेंट मेथड से हम फूड को पका सकते हैं। जैसे आप रोटी मेकर देखते हैं, डिश वॉशर देखते हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना। तो ऐसे इन्होंने 1780 में CRV थॉमसन ने क्या किया, वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए, मतलब कार्य को सरल बनाने के लिए इन्होंने यूज किया अपने किचन में। फिर इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी मेथड्स आ गए, बहुत सारे मेथड्स का जन्म हो गया। फिर 1840 में आपके 1840 लिखा हुआ है CE बीचर, दोनों सी से हैं, वो CRV हैं, ये CRV बीचर हैं। इन्होंने, बीचर ने क्या किया, इन्होंने घरेलू अर्थव्यवस्था पढ़ाने की अनुशंसा की गई, मतलब जो होम इकोनॉमिक्स की बात में हम करते हैं, इन्होंने होम इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट बोला कि इसको पढ़ाओ। तो फिर इससे क्या हुआ, अमेरिका के बहुत सारे कॉलेज में जो है आपके ड्रेस डिजाइनिंग और आपके इसकी सिलाई की, इसके अलावा आपके पाक कला की, मतलब फूड्स की बहुत सी जो है शिक्षा प्रदान करने लगे, शिक्षा देने लगे। LH रिसर्च ने रमफोर्ड किचन की स्थापना करी। उन्होंने पोषक तत्वों की रक्षा की, कैसे हम न्यूट्रिएंट्स को बचा सकते हैं और कैसे हम अपने न्यूट्रिएंट्स को, मतलब उपयोगी पाक कला, कौन कौन से मेथड्स का अच्छे से यूज करके हम खाना, देखिए खाना बनाना भी एक कला है। बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी खाना बनाते हैं, लाइक जैसे दाल को बहुत देर तक धोते रहते हैं, चावल को बहुत देर तक धोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अवेयर नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि वो जो कर रहे हैं उससे वो वाइटामिन का लॉस कर रहे हैं, मिनरल्स का लॉस कर रहे हैं ना, सब जो आपके वाटर सॉल्युबल वाइटामिन है वो तो लॉस हो जा रहे हैं, वो रगड़ रगड़ के धो रहे हैं। तो ये सब आपको पता चला है, आप जानते हैं, क्योंकि आपने न्यूट्रिशन की शिक्षा ली है, आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, आप अवेयर है इस चीज के लिए। तो उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया कि भाई ये चीज बड़े लोगों में इस चीज के लिए वो अवेयर हो। तो आप जो हिस्ट्री है वो समझते आ रहे हैं ना, 2 आपकी कंप्लीट हो गई। फिर क्या हुआ, और यूरोपियन कंट्रीज में, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं आपके, यहाँ पर गृह विज्ञान की जो शिक्षा थी, ऐसे मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, 20वीं शताब्दी में ही हो गए थे। मतलब भारत से पहले जो है होम साइंस की एजुकेशन आपके यूरोप में स्टार्ट हो चुकी थी, अमेरिका में स्टार्ट हो चुकी थी, अमेरिकन कंट्रीज में स्टार्ट हो चुकी थी, यूरोपियन कंट्रीज में स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। लंदन का जो विश्वविद्यालय है उसमें बैटरसी ट्रेनिंग कॉलेज में आपके होम साइंस के लिए प्रैक्टिकल स्टार्ट होने लगे थे, ट्रेनिंग देने लगे थे। तो ये आपको हिस्ट्री इतनी समझ में आ गई। अब आते हैं हम 1909 में पढ़ लेते हैं।
1909 में क्या हुआ था आपके अमेरिकन होम इकोनॉमिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया है और पढ़ाया भी है कि 1909 में क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन होम आपके इकोनॉमिक्स की जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। AHEA अमेरिकन होम इकोनॉमिक एसोसिएशन की स्थापना 1909 में हो गई थी और यूरोपियन कंट्रीज में भी जो है आपके एजुकेशन स्टार्ट हो गई थी। अब हमारे देश में 1920 और 1940 के बीच में किसका राज्य था, तो ब्रिटिशर्स थे। यहाँ पर यूरोपियंस का ही हमारे देश में जो था उस समय राज चल रहा था, ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश शासनकाल में जो है भारत में सन 1920 और 1940 में आपके स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में होम साइंस की, घरेलू विज्ञान मतलब डोमेस्टिक साइंस और आपके होम इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स की एजुकेशन प्रोवाइड की जाने लगी थी, मतलब शिक्षा दी जाने लगी। जिसमें आप पढ़ते हैं पंजाब में 1936 और 1932 जो है, आपको पता है कि लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली में जो लेडी इरविन कॉलेज है उसकी स्थापना हो चुकी थी आपके 10 नवंबर 1932 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये आप याद रखेंगे। 10 नवंबर 1932 में आपके लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हो गई थी। क्लियर है। इसके अलावा फिर क्या हुआ था, 1936 में पंजाब जो आपका राज्य है वहां पे गृह विज्ञान विषय को कंपलसरी विषय बना दिया गया था, अनिवार्य विषय बना दिया गया था। और इसके बाद क्या हुआ, फिर जो ये माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम होते हैं, मतलब जो आपके माध्यमिक स्तर का जो करिकुलम है उसमें भी होम साइंस में आपके ये धुलाई कला हो गई। धुलाई कला मतलब जो वॉशिंग से रिलेटेड चीजें हैं, सिलाई कला से रिलेटेड है, फर्स्ट एड है और आपके पाक कला है, ऐसे जो है विषयों का मतलब उन्होंने समाहित करे और बच्चों के लिए ऐसे विषय भी रखे कि वो उन्हें चूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ, बात समझ में आया। 1948 में मद्रास के स्कूल में 1 से 4 वर्ष तक जो है होम साइंस की एजुकेशन देने लगे 1948 में। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। और लेडी इरविन कॉलेज में जब आपके 1932 में जब ये स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर होम साइंस को पहले विज्ञान के विषय रूप में आप पढ़ाया जाने लगा, फिर इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेट किया गया और फिर बीएससी होम साइंस की डिग्री बनी। जो आप बीएससी होम साइंस पढ़ते हैं ना उसको फिर जो है वैलिड किया गया डीयू से, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या करा गया, कनेक्ट किया गया और टीचर्स को ट्रेन किया गया। इसके बाद क्या हुआ, टीचर्स को ट्रेन किया, फिर इसमें पीजी और आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक स्टार्ट हुई। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो पीएचडी की थी वो किसने की थी, होम साइंस में डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर ने की थी होम साइंस में। ये आप ध्यान रखेंगे, कोई लेडी नहीं थी, जेंट्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोटिवेटिंग लगता है कि वो जेंट्स थे, क्योंकि सब ये समझते हैं कि गृह विज्ञान क्या है, केवल लड़कियों के लिए। ऐसा नहीं है। और फिर वो क्या बने थे, वो पीएचडी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे, ठीक है। और फिर वो पूसा बिहार में जो है होम साइंस डिपार्टमेंट के डीन बने थे। उन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डॉक्टरेट मतलब पीएचडी की डिग्री करी थी होम साइंस से। क्लियर हो गया। अब जब धीरे धीरे आपके लेडी इरविन कॉलेज बना दिल्ली में, तो मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं जिसमें आपके एक और कॉलेज बहुत अलग अलग राज्यों में बनने लगे, जैसे शास्त्रीय गृह विज्ञान कॉलेज आपका जबलपुर हो गया, क्वीन मैरी कॉलेज मद्रास हो गया, विमेन क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास हो गया, श्री अविनाश लिंगम गृह विज्ञान कॉलेज हो गया कोयम्बटूर में, बिहारी लाल कॉलेज ऑफ होम साइंस आपके कोलकाता में बना, और SNDT विमेन्स विश्वविद्यालय मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस मैसूर, गृह विज्ञान का एक डिपार्टमेंट बड़ौदा में बना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर इन्होंने पीजी ग्रेजुएशन में भी होम साइंस स्टार्ट हो चुकी थी। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया, ये आपकी पूरी हिस्ट्री क्लियर हो गई। आप एक बार 2 बार फिर से सुन सकते हैं और इन डेट्स के आगे ऐसे लिख के आप लिख सकते हैं कि मैम ने यहाँ पे क्या बताया। वैसे आपको पता भी होगा, आपने रिवाइज भी कर लिया है। फिर क्या होता है, मैंने इसलिए डेट वाइज लगा दिया है क्योंकि कहीं कहीं पे आपको हिस्ट्री मिलेगी तो डेट वाइज नहीं मिलती, तो मैंने यहाँ डेट वाइज कर दिया, मतलब ईयर वाइज कर दिया है। डेट का मतलब वही है। फिर यहाँ पे 1952 में किसकी स्थापना हो गई, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना हो गई, जो किस लिए हुई, होम साइंस के एक्सटेंशन के लिए, होम साइंस के डेवलपमेंट के लिए, होम साइंस एजुकेशन के वेलफेयर के लिए। HSAI दैट इज अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ में आ गया आपको, हिस्ट्री समझ में आ गई, गृह विज्ञान एक्सटेंशन की हिस्ट्री समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है होम साइंस की, होम साइंस क्यों पढ़ाते हैं या इससे लाभ क्या है। तो आपको पता है जो स्टूडेंट होम साइंस पढ़ते हैं वो आत्मनिर्भर बनते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हैं, गृहिणियां आत्मनिर्भर हो जाती हैं। केवल गृहिणी की ही बात नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। आप सिलाई सीखते हैं, कढ़ाई सीखते हैं, आप बुटीक खोल सकते हैं, आप फैशन डिजाइनर बनते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। आत्मविश्वास आता है आदमी के अंदर, वो जब सेल्फ डिपेंड होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा। उससे को जो है हाइजीन, हेल्थ के बारे में जानता है, वो हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड कितने सारे टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड कितने सारे टॉपिक्स को आप पढ़ते हैं।
और आप होम मैनेजमेंट करना जानते हैं, मतलब आय का खर्चा कैसे करना है, कैसे उसे बचाना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, वो आप जान पाते हैं। इसके अलावा आपके अंदर क्या आता है, बहुत मतलब परिश्रम की भावना आती है कि हाँ मुझे भी कुछ करना है, मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर के लिए मुझे ऐसे मैनेज करना है। आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स को जानते हैं जब आप होम साइंस को पढ़ते हैं, और अपनी लाइफ में भी आप उसको यूज करते हैं। आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है, एनर्जी मैनेज करना आ जाता है अपना आपको, और अपना आपको क्या कहते हैं, मनी मैनेज करना आ जाता है। आपके नॉलेज में वृद्धि होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब बहुत सारे इसके जो है पार्ट्स हैं, जैसे होम साइंस में डोमेस्टिक साइंस है, डोमेस्टिक आर्ट है, हाउस होल्ड साइंस है, हाउस होल्ड आर्ट है, हाउस होल्ड इकनॉमी है, हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। ये सब जो है, ये सब होम साइंस के नाम से अलग अलग देशों में, जैसे इंग्लैंड में, ठीक है, अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र बोलते हैं, इंग्लैंड भारत में आपके होम साइंस बोलते हैं। तो ये सब इसकी मतलब हो गया एक नॉलेज, फुल नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज आपके पास कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एरियाज हैं जो कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि होम साइंस के जो मेन 5 एरियाज हैं, ब्रॉड एरियाज हैं, वो क्या हैं। तो सबसे पहला आपके आ जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं विज्ञान, जिसमें आप फूड टेक्नोलॉजी, फूड से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन भी पढ़ते हैं। दूसरा आपके आ जाता है फैब्रिक एंड अपीरियल साइंस, मतलब टेक्सटाइल का मतलब आ गया यहाँ पे वस्त्र विज्ञान। इसमें आप कपड़े की संरचना, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, टेक्सटाइल साइंस, वस्त्र डिजाइनिंग, वस्त्र को कैसे रखना है, कैसे देख रेख करनी है, ये जानते हैं। फिर आपका आता है ये कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके, क्योंकि हम गृह विज्ञान एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में आप डेटा पढ़ते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे लाइक एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा होगा आपने आपके सब्जेक्ट में, और इससे पहले आपने बहुत सारे सब्जेक्ट से, मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, डेटा क्या होता है, डेटा कलेक्शन क्या होता है, और कम्युनिकेशन क्या होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। जैसे आप ये पढ़ते हैं ना ऑडियो वीडियो एड्स वगैरह, ये सब कैसे, कौन कौन से साधनों का हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये आ गया कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन एजुकेशन ये पूरा पार्ट आप पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं आप, फिर आप पढ़ते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, दैट इज होम मैनेजमेंट, कैसे आप रिसोर्स कर सकते हैं, संसाधन प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, ये क्लियर आ गया। और लास्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि बहुत मतलब ब्रॉड एरिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट पूरा मानव विकास विद प्रीनेटल डेवलपमेंट, मतलब गर्भावस्था से लेकर के कैसे आपका वृद्धावस्था तक आप पढ़ते हैं, वो पूरा आप पढ़ते हैं। उसमें सीडीपी डिवाइडेड हो जाता है, आप मानव विकास पढ़ते हैं, आप लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पढ़ते हैं मानव विकास के अंतर्गत, है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन में आपके थेरापेटिक न्यूट्रिशन भी आ जाता है, डायटेटिक्स भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये तो ब्रॉड एरियाज हैं। तो ये हो गया होम साइंस का, क्या हो गया आपका, ये क्षेत्र हो गए, 5 मुख्य शाखाएं हैं, और उन सब के अंदर बहुत सारी क्या है, उप शाखाएं। तो 5 मेन शाखाएं ये हो गई। क्लियर। अब आप कर क्या सकते हैं, इससे अपने लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अब ये सब करेगा कौन, ये सब कौन करता है, एक्सटेंशन करेगा कौन, तो कोई एक्सटेंशन वर्कर होगा ना, प्रसार कार्यकर्ता होगा, वही तो भाई प्रसार करेगा। जैसे अब आप और मैं हैं, मैं क्या कर रही हूँ, आपके लिए एक्सटेंशन तो कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, जन जन तक हमारी शिक्षा पहुंच रही है। हम होम साइंस का क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के हम एक्सटेंड कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो होता है प्रसार कार्यकर्ता, है ना। तो प्रसार कार्यकर्ता आपके कैसा होना चाहिए, प्रसार कार्यकर्ता के या प्रसार शिक्षा का अगर बोलेंगे तो उसके गुण कैसे होने चाहिए भाई, वो लोकप्रिय व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, मतलब सब उसको पसंद करें, है ना। उसका जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ का मतलब उसकी मेंटल हेल्थ, वो लोगों में भेदभाव ना करे, जाति पाति का ना फैलाए, देश के प्रति कुछ नफरत ना फैलाए, और मतलब लोगों को ये जो जातिवादी वाला कॉन्सेप्ट है इससे ऊपर उठाए। तो ऐसा मतलब श्रेष्ठ स्वास्थ्य, उसके अंदर बहुत अच्छे कैरेक्टर्स होने चाहिए। कैरेक्टर्स के मतलब ये है कि वो लोगों को अपनी बात समझा सके, ग्रामीणों से अगर हम जा रहे हैं, ग्रामीणों तक, उन तक हम पहुंच सके, उनको अपनी बात समझा सके, ऐसा होना चाहिए एक्सटेंशन वर्कर। गंभीर होना चाहिए, मतलब ये नहीं हर समय मजाक वगैरह में ये लगा हुआ है, यथार्थवादी हो, कोई भी बात कह रहा है तो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाए, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा हो। आदर्शवादी हो, मतलब ऑप्टिमिस्टिक हो, नेगेटिविटी ना फैलाए। इसके अलावा ग्रामीण पृष्ठभूमि का हो तो बहुत अच्छा रहता है। जरूरी नहीं है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का ही हो, बट अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि का है तो देखिए, जैसे आप अगर किसी जगह पर रहते हैं तो आप वहाँ की तकलीफ को, वहाँ के लोगों की सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो कहने का मतलब है। तो अगर वहीं का आदमी वो चीज़ आगे चल के एक्सटेंशन करता है तो लोग, वो जानता है कि अंदर जमीनी हालात क्या है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि का हो, लेकिन अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि का हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जिसे होम साइंस नहीं आती वो भी आपको होम साइंस पढ़ाने लग जाए तो क्या होगा,
आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जो उसका नॉलेज में, मान लीजिए जिसने पढ़ा हुआ है वो आपको पढ़ा रहा है, तो वो आप तक आपको जो है एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर पाएगा, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आप गहराई से उसकी बात को समझ सकते हैं। इसके अलावा क्या करें, वो लोगों की समस्याओं को जान सके, कुशल प्रबंधक हो, मतलब अच्छे से मैनेज कर सके, मैनेजमेंट जो प्रोसेस है वो तो बहुत अच्छे से हो उसके अंदर, नई नई विधियों को खोज कर सके, मतलब क्या कर सके, इनोवेटिव हो। इनोवेशन का मतलब होता है नई विधियां खोजना, कुछ इनोवेशन लाए, इनोवेटर हो, हमेशा कुछ नया खोजे। ठीक है, और क्या करें, आपके मैनेजमेंट प्रोसेस तो रखे, धैर्य संयम रखें, इवैल्यूएशन करता रहे, सबके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर हो उसका, सबको हेल्प करे, दूरदर्शिता हो, मतलब दूर की सोचे। ऐसे ये सारे गुण जो है प्रसार कार्यकर्ता के होने चाहिए। आप खुद भी जानते हैं जितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सब होने चाहिए, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, हम एक्सटेंशन वर्क काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट आता है अब आपके में टॉपिक, सामुदायिक विकास। समुदाय का विकास क्या होता है, समुदाय कैसे बनता है, बहुत सारे लोगों का समूह जब एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे लोगों के समूह एक ही जगह पर, एक ही मतलब निश्चित है उनका एरिया, उस एरिया में रहते हैं और अपने मतलब व्यवसाय में लिप्त रहते हैं, उनकी भावनाएं, जैसे गांव क्या एक समुदाय है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उनका जो निम्न जीवन स्तर है अगर, तो उसे उच्च जीवन स्तर की ओर लेके जाना है, उसको बोलते हैं सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट। एक कम्युनिटी का विकास करना, गांव का विकास करना, ब्लॉक का विकास करना, जिला का विकास करना, एक राज्य का विकास करना। समझ में आ रहा ना, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है कम्युनिटी में। तो चलिए ये कैसे कर सकते हैं, तो कुछ दो डेफिनेशन आपको मैं दिखाऊंगी, इंपॉर्टेंट है। जैसे पंडित नेहरू ने क्या कहा था कि सामुदायिक विकास योजना ग्रामीण जनता के लिए आशा का संदेश है, उसको आत्मनिर्भर बनाने की विधि, उसमें ठोस आत्मविश्वास जगाने का तरीका है, जिससे वह परिश्रम और आपसी सहयोग द्वारा कार्य करें। ये इन्होंने सामुदायिक विकास को बताया है। एक दूसरी डेफिनेशन भी देख लीजिए आनंद शंकर शर्मा के अनुसार कि सामुदायिक विकास जो है वो भारत के ग्रामों के पारस्परिक सहयोग के आधार पर स्वयं योजना बनाकर सरकार और वित्तीय सहायता से व्यक्तिगत है, सामूहिक सर्वांगीण उन्नति करने का रचनात्मक आंदोलन है। ये ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति में सुधार लाने के विचार से ही उपजा हुआ प्रोग्राम है। मेनली मतलब कहने का मतलब है कम्युनिटी डेवलपमेंट हम गांव से ही स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी गांव में निवास करती है, इसलिए। क्लियर हो गया? कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया। अब क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के, सीडीपी के? तो भाई आर्थिक उन्नति के लिए, मतलब लोगों को हम इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें, इकोनॉमिकली उनको जो है स्ट्रांग बना सकें। एग्रीकल्चर हमारा जो है सबसे मेन ऑक्यूपेशन है, तो एग्रीकल्चर में क्या करें हम, अन्य चीजों का उत्पादन बढ़ाना। गांव में रहने वाले जिनके पास खेत नहीं है उनको रोजगार के लिए कुटीर उद्योग, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उनको जोड़ना, जैसे अगरबत्ती बनाना है, धूप बत्ती बनाना है, माचिस बनाना है, या पंखे बनाना है, अचार बनाना है, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम होते हैं उसमें उनको प्रशिक्षण देना और उनको प्रेरित करना कि वो ये काम कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। स्वास्थ्य सुधार के लिए सफाई की व्यवस्था करना, गरीब लोगों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना, उनको हेल्थ एंड हाइजीन की एजुकेशन देना कि भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उसमें मरते हैं, बच्चे उनके बहुत ज्यादा मर जाते हैं, वो लोग खुद भी, क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं जानते, वो पॉपुलेशन एजुकेशन नहीं जानते, वो जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज नहीं करते, बच्चे के बच्चे करे जाते हैं। उनका एक मेंटल सेट होता है कि जितने बच्चे होंगे उतने हमारे काम करने वाले होंगे, लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं जानते कि हम, पैसा हमारे पास है नहीं, हम इन्हें खिला नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होता है, इससे जनसंख्या भी बढ़ रही है और क्या हो रहा है, पॉवर्टी भी बढ़ रही है। तो ये सब करना। विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु कृषक, युवकों, प्रसार कार्यकर्ताओं, अन्य लोगों जैसे बढ़ई, नाई, धोबी, लुहार, कुम्हार आदि के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, मतलब उन्हें ट्रेन करना। देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, जो जिस काम में कुशल है। अगर बढ़ई ना होते तो आपके घर में लकड़ी का काम कौन करता? अगर धोबी ना होते तो आपके कपड़े कौन धोता? अगर लुहार ना होते तो लोहे के आप इक्विपमेंट कैसे यूज कर पाते? ठीक है, अगर कुम्हार नहीं होता तो आप कैसे कुछ यूज कर पाते? तो ये है चीजें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बेसिक लेवल पे वर्कर्स हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना क्या है, हुनर है। लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, देखिए वही मेरी वाली बात कि अगर ये लोग नहीं होते तो क्या करते, मतलब और इन लोगों के भी दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना कि ये अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठा सके, ऊंचा कर सके, है ना। ये ना समझें कि नहीं हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, हम नीचे हैं, ये सब इनके लोगों से ऊपर उठाना। और स्थानीय नेतृत्व मतलब लोकल लीडरशिप को डेवलप करना, जिससे आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये तो हो गया इसके ऑब्जेक्टिव्स।
कैसे क्या क्या विशेषताएं होती है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, तो बस आपको पता है प्रखंड विकास इकाई, मतलब हर एक खंड में जो है हर एक गांवों की ध्यान में रखते हुए एक एक यूनिट बनाई जाती है। विभागों का सहयोग लिया जाता है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं भाई, बिना जो है गवर्नमेंट के हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनका भी यूज किया जाता है, उनसे भी बोला जाता है कि आप हेल्प करें। ग्राम स्तर के कर्मचारी यूज होते हैं। ये सब क्या है, ये सब विशेषताएं हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इस जो ग्राम सेवक बोले जाते हैं, इसके अलावा क्या है, टीम वर्क होना चाहिए, सब लोग टीम में वर्क करें। जितने भी आपके ब्लॉक लेवल पर या गांव के लेवल पर जितने भी बनाई गई हैं टीम्स, उन्हें अच्छे से मार्गदर्शन मिले, सब एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेशन बना के रखें और टीम में काम करें। इसके अलावा स्वावलंबन बनाएं, लोगों को क्या करें, अपनी मदद आप खुद कर सके, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है उन्हें, दूसरों के ऊपर निर्भर होने से रोकना है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर आप उनको जो है सहायता वगैरह भी प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा क्या करें, सहयोग दें, सहकारिता दें, मतलब उनको हेल्प करें। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब डेमोक्रेसी को डेवलप करें कि भाई आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो आप वो जानिए। ठीक है, आप अपने मन से जो है अपना जो है नेता चुनिए, ये उनके अंदर लाएं। ग्राम की अन्य संस्थाओं को कार्यक्रम में सम्मिलित करें, जितनी भी गांव की अन्य जो संस्थाएं हैं और आपने जो भी काम स्टार्ट किया है उन लोगों से भी कहिए कि आप भी सपोर्ट कीजिए। गैर सरकारी संस्थाएं मतलब जो NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका आप सहयोग ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्त्रियों युवा वर्ग का सहयोग लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना बनाइए, अधिक से अधिक लोगों को उसमें शामिल कीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्राविधिक वित्तीय उपकरणों सामग्री की आपूर्ति की सुविधाएं उपलब्ध कराना, मतलब जो भी लोकल मटेरियल्स है वो आप उसको मतलब वहाँ के लोगों को दे पाएं, ताकि आप जो भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं वहाँ पे उन उपकरणों की, उन लोकल रिसोर्सेज की अच्छे से उपलब्ध हो, वो ऐसा ना हो कि कमी रह जाए। ठीक है, वित्तीय सहायता वगैरह भी है तो आप NGO वगैरह से बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो हेल्प देती है। ऋण सुविधाएं देखिए है, लोगों को जो है ऋण मिल सके, ऋण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आपके लोन मिल सके बैंक वगैरह से, जो भी है। प्रसार विधि, जितने भी दृश्य श्रव्य साधन है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उनका आप खूब यूज करें, भरपूर प्रयोग करें। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, लास्ट क्या हो जाता है, मूल्यांकन करें कि आपने जो भी कार्यक्रम स्टार्ट किया वो अधूरा तो नहीं रह गया, हमारा कार्यक्रम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, समय पर पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब आप देखें। अब भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति धीमी है, उसके क्या कारण है, उसके बहुत सारे कारण हैं। राजनीति आ जाती है, कुछ लोगों की कल्चरल बैकग्राउंड होता है कि वो चेंजेस लाना ही नहीं चाहते हैं, कुछ की आपके जो है मोरल वैल्यूज नहीं उनको काम करने देती हैं, कुछ की सोशल वैल्यूज आ जाती हैं हमारे देश में। तो ये सब तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके सब्जेक्ट में है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट क्यों धीमा पड़ जाता है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। लोकल लीडर्स नहीं मिलते, लोकल रिसोर्सेज नहीं यूज करना चाहता है कोई, तो उन सब से हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं वो हमें सोचना है। सो स्टूडेंट, लास्ट यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो गई। नाउ आपका मतलब पूरा फुल ऑन जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है और यूनिट वाइज कंप्लीट हो गया है, रिवीजन आपने कर लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर चुके हैं। अब बस आपको क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन हो गया है, आपने सरसरी नजर में देख लिया। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रह गया है पढ़ने से, तो वो आप पढ़ लीजिएगा और उसका डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लेंगे एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट, और बस फिर हम क्या करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।